आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये क्या है? बेसिकली देख, हम लोग क्या पढ़ लिया अभी तक कि हमारे डीएनए के अंदर जो भी कोड है, ठीक है, जो भी जेनेटिक कोड है, उस कोड के हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर अमीनो एसिड बनेगा और वो अमीनो एसिड जुड़ के क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। यही देखें। अब साइंटिस्ट को लगा कि अगर हम लोग हमारे बॉडी के अंदर हर एक सेल में जो जीन रहेगा, जो डीएनए के अंदर जो जीन रहेगा, उस जीन के बारे में अगर हम लोग जान ले तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन को कोड कर रहा है। हमको पता चल जाएगा कि कौन सा जीन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण हमें कोई डिजीज हो रहा है। मतलब लगभग हमारा पूरा बायोडाटा आ जाएगा इंसान का, एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जीन में गड़बड़ी होने से कुछ डिजीज हो रहा है, कौन सा जीन को अगर हम लोग सही कर दे तो वो डिजीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब करने के लिए हम लाया गया क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, तो अगर हम लोग देखें कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट था। मेगा प्रोजेक्ट क्यों था? क्योंकि दुनिया का बहुत सारा देश 13 साल तक, ठीक है, लगभग $9 बिलियन, 900 करोड़ डॉलर खर्च करके, ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, तो वही बात है। तो क्या है इस प्रोजेक्ट का मेन गोल? क्या था? डिटरमाइनिंग द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। अभी ह्यूमन जीनोम क्या है? ह्यूमन जीनोम को अगर हम लोग देखेंगे तो ह्यूमन जीनोम मतलब हमारे बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम है डिप्लॉइड में। हर एक सेल के अंदर कितना है? 23 पेयर क्रोमोसोम है। अब अगर हम लोग हैप्लॉइड को देखें, मतलब 23 पेयर के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं 23 के बारे में बोल रहा हूँ। तो वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए कंटेंट रहेगा, वो डीएनए कंटेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे हमारा जीनोम। पूरा ह्यूमन जीनोम में कैसे कैसे सीक्वेंस उसको जानना है, दो लोगों में क्या डिफरेंस है जीन के अंदर, वो जानना है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली लक्ष्य था इसका। ओके, ये स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 1997 में। ठीक है, 1990 में ये स्टार्ट हुआ था। ओके, 1990 में स्टार्ट होने के बाद 13 साल चला और लास्ट में 2003 में खत्म हुआ। हम लोग देखेंगे कि 2003 में भी नहीं, लास्ट जो हमारा जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है, उसका पूरा सीक्वेंसिंग खत्म हुआ 2006 में, 2006 में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो नॉर्मली टोटल लगभग खत्म हुआ 2003 में। 13 साल लगे इसको। ओके, हाँ, पूरे करने में। कौन कौन किया? हर एक पॉइंट हमें ठीक से पढ़ना है इनसे आगे। ठीक है, कौन कौन किया? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने किया, दोनों यूएस का, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, दोनों ने किया। और किसने कंट्रीब्यूशन किया? कौन सा देश में? वेलकम ट्रस्ट यूके का, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये सब मिलके किया। ठीक है, अब इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को सोच हमारे बॉडी में हैप्लॉइड में कितना बेस पेयर है? हैप्लॉइड क्रोमोसोम में 3.3 to 10 to the power 9 बेस पेयर। 10 to the power 6 तो किसका था? हाँ, 4.6 और यहाँ पे क्या रहेगा? और हम लोगों का कितना है? 3.3 अगर डिप्लॉइड में देखें, अगर हमारा डिप्लॉइड में देखें, अगर हम लोग 12 में देखें तो 12 के केस में कितना होगा? इसको इंटू कर देंगे, इंटू 10 to the power 9। लेकिन अगर हम लोग हैप्लॉइड कंटेंट देखेंगे तो बेसिकली ये कितना होगा? बेसिकली ये होगा 3.3 इंटू 10 to the power 9 होगा। यहाँ पे लगभग एक अप्रॉक्स वैल्यू दिया है, 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर दिया है। ठीक है, कॉस्ट कितना आया? मैंने क्या बोला? कॉस्ट आया, टोटल कॉस्ट कितना आया? $9 बिलियन का। 9 बिलियन यूएस डॉलर्स मतलब 900 करोड़ यूएस डॉलर्स। उसको अब गुना कर लीजिए, छोड़ दीजिए। अच्छा, तो अगर हमारा बेस पेयर कितना है? 3 to 10 to the power 9 बेस पेयर। अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग हर बेस पेयर में कितना खर्च किए, हम लोग $3 करके खर्च किए। ये याद रखना पॉइंट। ठीक है, तो हर बेस पेयर में कितना खर्च किया? $3 करके खर्च किए। डेटा स्टोरेज, जो डेटा निकला यहां से,
वो डेटा को अगर हम लोग देखेंगे तो उस डेटा में लगभग क्या था, उस डेटा को अगर हम लोग एक बुक में कंपाइल करेंगे ना, तो पहला बात तो हम लोग एक बुक नहीं ला पाएंगे। कितना डेटा आया, जो डेटा आया उसको अगर हम लोग बुक में कंपाइल करें तो हमारा टोटल कितना बुक लगेगा, 3300 बुक लगेगा, 3300 बुक। कैसा बुक, 1000 पेज का बुक, एक पेज में 1000 लेटर, ठीक है। तो क्या बोले हम लोग, तो क्या रहेगा, कितना कंपाइल करने से कितना आएगा टोटल, हम लोग को 3300 बुक, 3300 बुक लगेगा। ऐसा वैसा बुक नहीं, हर बुक में 1000 पेज रहना पड़ेगा और हर एक पेज में 1000 लेटर रहना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो हर एक पेज में 1000 लेटर और इसमें 1000 पेज रहना, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंगल ह्यूमन सेल का अगर डीएनए देखें, एक सेल का जो डीएनए है, जो हैप्लॉइड कंटेंट है, उसका इतना है, एक सेल का। तो हैप्लॉइड तो क्रोमोसोम बोल रहे हैं ना, पूरे एक सेल में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये डेटा को ठीक से एनालाइज करना पड़ेगा। ये लोगों की तरह तो नहीं ना कि सिर्फ पढ़ लेंगे, नोट बना लेंगे, उसको सोचना पड़ेगा कि ऐसे से कैसे होगा, तब असल पढ़ने में मजा है। कनेक्ट करना पड़ेगा बायो के साथ, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को। इतना सारा डेटा को अगर मुझे ठीक से मैनेज करना है, मुझे उसको कंप्यूटर में डालना पड़ेगा ताकि हम लोग इजीली उसको जब चाहे जिस डेटा को यूज कर सके, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा, कभी भी उसको रिट्रीव करना पड़ेगा, वो रिट्रीव करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक से एनालाइज करना पड़ेगा ये डेटा को, ठीक है। ये सब एक साथ करने को जो बोला था उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक नया एरिया है बायोलॉजी का। जो अगर बोलेंगे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम लोग हमारा जो ह्यूमन जीनोम का जो डेटा है उसको स्टोर करेंगे, उसको रिट्रीव करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ओके। ये क्या हुआ, बायो इन्फॉर्मेशन, तो वहां से बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ओके। उसके बाद में गोल क्या है, क्यों हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करें। गोल क्या था, हमें देखना है कि हमारे डीएनए के अंदर लगभग जो 20,000 से 25,000 जीन है उसके बारे में पता लगाना है कि भाई ये कैसे कोड होता है, क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो क्या बोला, गोल में पहले क्या है, हमारे जो सेल के अंदर जो क्या है, हमारे बॉडी में जो 20 से 25,000 जो हमारा जीन है उसके बारे में पता लगाना है। पहला बात, हमारे बेस पेयर कितना है, बेस पेयर है जो मैंने बोला 3.3 into 10 to the power 9, ठीक है, जो शॉर्ट में लिखा है 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर, मतलब लगभग 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, ठीक है। इसका जो सीक्वेंस है, ए के बाद टी कब आ रहा है, टी के बाद जी कब आ रहा है, ये सब पता लगाना है, सीक्वेंस को पता लगाना है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। उसको डेटाबेस में स्टोर करना है। और क्या करेंगे, हमारा जो टूल है डेटा एनालिसिस का, उसको और भी बढ़िया करना है कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों को याद हो सके सब कुछ, ठीक है। और क्या है, उसके बाद भाई हम लोग रिसर्च किए, जो डेटा मिला हम किसी को नहीं दिखाएंगे, हमारा लोग ऐसे करके रख दिए, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। उसको हमें अलग अलग सेक्टर में उसको हमें अलग अलग सेक्टर में देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों को मेडिसिन सेक्टर में देना पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल में देना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो ग्रोथ होगा ना। हमको एग्रीकल्चर में देना पड़ेगा, सब हम लोग देखेंगे जब इसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, सब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, लेकिन इसका एक दिक्कत है कि हम लोग सोच के हम लोग को पता चल गया कि विराट कोहली का जीन सीक्वेंस कैसा है, शाहरुख खान का कैसा है, मोदी जी का कैसा है, तो क्या करेंगे, हम लोग उसका क्लोन बना लेंगे, ठीक है। अब 4-5 देशों में एक साथ मोदी जी घूम रहा है, क्या कर रहा है, क्या कांड कर रहा है, कुछ पता नहीं। वो कितना बड़ा, मतलब कितना भयंकर कांड हो सकता है, समझ उसको, तो उसको मुझे देखना है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एथिकल, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग जो भी चाहे, हम लोग बोलेंगे कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं डॉक्टर हूं या फिर मैं एक इंजीनियर हूं, मैं क्या जेनेटिक इंजीनियर हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसा बच्चा बने जो बच्चे में पूंछ बन जाए, तो उसका पूंछ वाला जीन डाल दिया, एथिकल कॉम्प्रोमाइज हुआ ना, उसका दोनों सिंग बन जाए, हाँ। तो ये एथिकल इशू को देखना पड़ेगा, लीगल इशू जो मैंने बोला, ठीक है, और सोशल इशू। बहुत, अगर सबका डीएनए पता चल गया, मेरे पास तेरा डीएनए सीक्वेंस है, मुझे पता चल गया, सोच की मैं बोल रहा हूं, जैसे अब सोच की ये चल रहा है, अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है। अब किसी भी कारण में पुतिन को पता चल गया कि भाई वो जेलेंस्की का डीएनए सीक्वेंस पता चल गया, बोले अच्छा उसका
सेकेंड क्रोमोसोम का 10 नंबर डीएनए में वहां पे जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें गड़बड़ है, तो हम लोग क्या कहते हैं वैसा एक डिजीज उसको दे देते हैं। ठीक है, कांड हो जाएगा पूरा दुनिया में, है ना। तो वही बात है, सोशल इशू भी आएगा, तो इसको बोलते हैं एलसी, मतलब एथिकल, लीगल और सोशल इशू को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को डील करना पड़ेगा सही से। ठीक है, इससे कुछ गलत चीज ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशंस एंड इम्पैक्ट। ठीक है, क्या बोला गया कि knowledge from human genome project promises revolutionary new ways to diagnose, treat and prevent thousands of human disorder। वही मैंने बोला, अभी हम लोग क्या करेंगे, जीन देख के पता कर लेते हैं कि किसका क्या डिजीज है या फिर होने वाला है। नॉर्मल ब्लड टेस्ट करेगा तो तेरे बॉडी में क्या, अगर कोई भी डिजीज रहेगा वो पता चलेगा। जीन टेस्ट करेगा तो क्या डिजीज होने वाला है तुझे 40 साल के बाद, वो पता चल जाएगा। ये रेवोल्यूशनरी चेंज है इससे। ठीक है, तो इसको डायग्नोस करना पड़ेगा, उस जीन को ठीक कर दे, ट्रीट कर पाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, प्रिवेंट थाउजेंड ऑफ डिसऑर्डर्स हम लोग ठीक कर सकते हैं इससे, है ना। और क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, तो क्या है, सीक्वेंस कैन बी लीड एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर। अच्छा, हम लोग सिर्फ ह्यूमन का ही किया ऐसा बात नहीं है, देखें कि बैक्टीरिया, निमाटोड्स, ठीक है, प्लांट्स, बहुत सारे चीज का किए। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे, तो अगर जब दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी अगर हम लोग जीनोम सीक्वेंस कर ले, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे देखेंगे, उसको यूज करके हम लोग हमारा हेल्थ केयर, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा इंडस्ट्रियल चीज में यूज कर सकेंगे। समझ में आ रहा है ना बात। तो क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हमारा हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में और एनवायरमेंटल रेमेडिएशन में। ठीक है, कैसे हम लोग एनवायरमेंट को ठीक कर सकते हैं, अगर दूसरा ऑर्गेनिज्म का जीन पता चले तो उससे हम लोग काम कर सकते हैं। कौन सा दूसरा ऑर्गेनिज्म को हम लोग जीनोम का सीक्वेंस किए, किस का, देख हम लोग क्या किया, नॉन ह्यूमन मॉडल किसका लिया, बैक्टीरिया में, क्वेश्चन है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट लिए, फंगी, यूनिसेलुलर फंगी, और क्या लिए हम लोग लिए, सिनोरहैबिडिस एलिगेंस। क्या लिए, सिनोरहैबिडिस एलिगेंस। ये क्या है, ये एक निमाटोड्स है, निमाटोड्स है, नॉन हार्मफुल है, नॉन पैथोजेनिक निमाटोड्स है बेसिकली, याद रखना। ठीक है, और क्या है, निमाटोड्स है, नॉन पैथोजेनिक निमाटोड्स है। ठीक है, और क्या है, ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई। राइस का किया, और क्या किया, राइस का किया, और अराबिडोप्सिस का किया, ये प्लांट्स है। ओके, समझ में आया बात, किसी से याद रखना पड़ेगा ये चीज। तो इन लोगों का भी हम लोग सीक्वेंस किए, कैसे किए का मेथोडोलॉजी 2 टाइप्स का होता है, ठीक से समझना, कभी नहीं भूलेगा। एक हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग कर सकेंगे, ठीक से समझना, हम लोग क्या करना है, एक डीएनए के अंदर किस तरीके कौन सा जीन मौजूद है, इसको हमें जानना है। एक क्या करेंगे हम लोग, पूरा डीएनए के अंदर, हमारा सेल में जो भी डीएनए है, पूरा डीएनए का कोड निकाले, पूरा डीएनए का कोड निकाले, उससे उसका क्या जेनेटिक कोड है, कौन सा अमीनो एसिड को कोड करेगा, क्या प्रोटीन बनेगा, सब निकाले। ये काम हुआ। दूसरा काम एक देख, हम लोग को पता है कि हमारे बॉडी में बेसिकली यूकैरियोट्स में एक्सॉन बहुत ज्यादा है, सॉरी इंट्रॉन बहुत ज्यादा है। यूकैरियोट्स में इंट्रॉन बहुत ज्यादा है, एक्सॉन बहुत कम है। 98% नॉन कोडिंग सीक्वेंस रहता है यूकैरियोट्स में, 2% कोडिंग रहता है। तो हम लोग अगर ये वाला एक्सप्रेस सीक्वेंस चेक करें तो हमें पूरा करना पड़ेगा, उसमें कोडिंग भी आएगा, नॉन कोडिंग भी आएगा। ऐसा काहे करे, एक काम करते, हमें पता है कि एमआरएनए के पास यूकैरियोट्स में जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होता है, तो एमआरएनए मतलब जब कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग के बाद जो एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए में क्या रहेगा, सिर्फ कोडिंग पार्ट रहेगा, सिर्फ एक्सॉन रहेगा। क्या मैं बोल समझ में आ रहा है बात। यूकैरियोट में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस के बाद जो एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए में क्या रहेगा, सिर्फ कोडिंग पार्ट रहेगा ना। हम लोग एक काम करते हैं ना कि एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनाते हैं। अगर डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, तो एमआरएनए से डीएनए बनने को क्या बोला जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इससे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बना लेंगे। अब इससे जो डीएनए बनेगा, वो डीएनए क्या होगा, उस डीएनए में सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन रहेगा, कोडिंग पार्ट रहेगा ना। अब उससे हम लोग अगर हम लोग सीक्वेंस एनालिसिस करें तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ प्रोटीन बनाने वाला जगह का ही क्या मिलेगा, कोड समझ में आएगा। बाकी फालतू की
काम करे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, सिर्फ एक्सप्रेस जो वाला पार्ट हो रहा है उसका ही सीक्वेंस टैग करें, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। और सीक्वेंस एनोटेशन मतलब पूरा सीक्वेंस का हम लोग सीक्वेंस का पता लगा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा काम करना पड़ेगा ना उसमें। समझ में आ रहा है बात? तो ये एक बार देख लेते हैं क्या बोला गया है। पहला है सीक्वेंस एनोटेशन, पहले ये पढ़ा रहे हैं, उसके बाद एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग पढ़ाएंगे, ठीक है। टुक अ ब्लाइंड अप्रोच, ब्लाइंड अप्रोच मतलब वही बस पूरा देखेंगे, कौन काम का नहीं पता है, पूरा का एकदम सीक्वेंस टैग करने लगेंगे। टुक अ ब्लाइंड अप्रोच बाय सिंपल सीक्वेंसिंग ऑफ द होल सेगमेंट ऑफ जीनोम, बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, है ना। फंक्शन वेयर लेटर असाइन टू डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग अलग अलग रीजन का सीक्वेंस को बोल देंगे, अच्छा ये वाला पार्ट से ये वाला अमीनो एसिड, ये जेनेटिक कोड ये वाला अमीनो एसिड को कोड किया, ये वाला पार्ट से ये वाला प्रोटीन कोड हुआ। उसके बाद में बोल देंगे पूरा डीएनए का सीक्वेंस करके। एक्सप्रेस में क्या करेंगे, फोकस ऑन आइडेंटिफाई ऑल जीन दैट एक्सप्रेस एज आरएनए, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग, फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल जीन्स दैट एक्सप्रेस एज आरएनए। एमआरएनए में वहां पे तो सिर्फ कोडिंग पार्ट रहेगा ना। दिस इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग एमआरएनए, जो मैंने बोला, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग इनटू सीडीएनए। सीडीएनए मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। बात देख, ये मैंने जो बोला था कि ये वाला जो बड़ा वाला मेरा डीएनए था, उससे स्प्लाइसिंग होने के बाद मेरा क्या बना था, एमआरएनए बना था ना, एमआरएनए बना था। इसका हम लोग क्या करेंगे, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो क्या बनेगा, उससे क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। लेकिन ये वाला डीएनए में क्या रहेगा, ये वाला जो डीएनए बना, इस डीएनए के अंदर क्या रहेगा, इस डीएनए के अंदर सिर्फ आरएनए का एमआरएनए का ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रहेगा ना। समझ में आ रहा है बात? तो ये वाला डीएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना। समझ में आ रहा है ना बात में क्या बोला था ना। अब ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री रूल से जुड़ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, डीएनए या आरएनए? आरएनए चाहिए। अभी क्या चाहिए, अभी डीएनए चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब तो वो जो बॉन्ड बना लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, वहां पे आरएनएस डाल देंगे, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, आरएनएस। वो क्या करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट कर लेगा, सिर्फ मेरे पास अब सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बचा है। समझ में आ रहा है ना बात? तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे ये वाला एमआरएनए से हमें जो नया डीएनए मिला, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस वाला पार्ट है, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलेंगे, सीडीएनए बोलेंगे, ठीक है। एंड देन सीक्वेंसिंग दिस एक्सप्रेस पार्ट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक्सप्रेस पार्ट को सीक्वेंस करेंगे। यहाँ से डीप में प्रीवियस क्वेश्चन आया, समझ में आया बात? प्रोसेस ऑफ सीक्वेंसिंग इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कैसे कैसे करेंगे, आज खत्म कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए का आइसोलेशन करेंगे। डीएनए का आइसोलेशन मतलब हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे। मेरा वीडियो है देखना, डीएनए आइसोलेशन में, डीएनए स्पूलिंग बोलते हैं उसमें उसको, ठीक है। वो डीएनए को निकाल के चिल्ड इथेनॉल से कैसे बनाया था, वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। मतलब एक सेल से डीएनए निकालेंगे, ठीक है, फिर उसका टुकड़ा करेंगे। पूरा थोड़ी काम का है मेरा, सिर्फ और सिर्फ तो कोई ना जो पार्ट हमें चाहिए उस पार्ट का कोड निकालना है। उसको टुकड़ा कैसे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से करेंगे, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसका टुकड़ा कैसे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डीएनए को कुछ फ्रैगमेंट में हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे। क्लोनिंग मतलब क्या करेंगे, हम लोग उसी डीएनए का कॉपी बनाएंगे। चाय वाला ने बोला, ठीक है, तो क्या हुआ, तो चाय वाला ने बोला कि हमारा जो बच्चा होगा उसमें विराट कोहली वाला जीन चाहिए, उसका जैसे रिफ्लेक्स है उसे जीन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, विराट कोहली का बॉडी का अब पूरा उसका पूरा जीनोम में क्या रिफ्लेक्स वाला जीन रहेगा, सिर्फ एक जीन में रहेगा ना। हम लोग क्या करेंगे, पहले विराट कोहली का डीएनए निकालेंगे, उसके बाद वहां से जो वो रिफ्लेक्स, उतना बढ़िया रिफ्लेक्स वाला, वो रिफ्लेक्स वाला जीन को क्या करेंगे, हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे, पहले डीएनए का निकालेंगे, डीएनए स्पूलिंग से, फिर उसको कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर जो फ्रैगमेंट बनेगा उसमें वो उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। अब वो छोटा सा जीन से क्या होगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा ना। बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कॉपी करना पड़ेगा। कैसे कॉपी करें, हमें पता है कि बैक्टीरिया बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है ना रिप्रोडक्शन, हम लोग उसको बैक्टीरिया के बॉडी में डाल देंगे। अब ऐसे नहीं डाल पाएंगे, उसके लिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। जिसका हेल्प लेंगे, जिसके मदद से हम लोग वो वाला जीन का
पार्ट को, जीन का फ्रैगमेंट्स को बैक्टीरिया के बॉडी में डालेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेक्टर। ओके, यहाँ पे कौन सा वेक्टर यूज होता है, बैक और यैक, मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे। ठीक है, क्या बोला गया है, द क्लोन फ्रैगमेंट्स आर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर दैट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर। वो जो बोला पूरा डीएनए का सीक्वेंस करेंगे, कौन किया था, फ्रेडरिक सैंगर ने किया था। अब असेंबली करेंगे, जो हमें मिला, द जनरेटेड सीक्वेंस आर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन, यूज स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। तो इसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में डालेंगे। उसके बाद एनोटेशन करेंगे, एनोटेशन मतलब वो सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, मतलब हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्रोमोसोम में कौन सा वाला जीन मौजूद है। ठीक है, वो देखेंगे। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1, ये वाला पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 आर लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम। तो लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1। ओके, वाज लास्ट ऑफ 24 क्रोमोसोम। 24 क्रोमोसोम क्यों बोला है, 24 क्यों बोला, 23 पेयर रहता है, 24 क्यों बोला है? अरे भाई मैंने क्या बोला, जीनोम मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड पार्ट। तो मेल में कितना रहेगा, 22 ऑटोसोम। अगर हैप्लॉइड के बारे में देखें, एक्स रहेगा या फिर 22 प्लस वाई रहेगा ना, मतलब फीमेल के केस में क्या रहेगा, फीमेल के केस में रहेगा ये वाला 22 प्लस एक्स, और मेल के केस में क्या रहेगा 22 प्लस वाई रहेगा ना। तो यहाँ पे कितना हुआ, 24 अलग अलग टाइप हो ना, समझ में आ रहा है बात, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स या फिर वाई। तो हमें वाई का भी तो करना है, उसका भी सीक्वेंस एनोटेशन करना है ना, तो ही बात है। 24 क्रोमोसोम के बारे में बोला, मतलब 22 ऑटोसोम प्लस एक्स एंड वाई। ओके, समझ में आया बात? ये तब कब कंप्लीट हुआ, टोटल मई 2006 में। ओके, उसके बाद हम लोग क्या किए, genetic and physical maps. This were generated using information of polymorphism of restriction endonucleus, recognition site and repeated DNA sequence. माइक्रोसैटेलाइट, हम लोग ये माइक्रोसैटेलाइट क्या होता है इसके बाद जब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे वहां पे देखेंगे। ठीक है, दिस डिपिक्ट दैट। हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे जो सीक्वेंस मिला है हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको जेनेटिक और फिजिकल मैप में डालेंगे। ठीक है, अब सैलिएंट फीचर्स देख लेंगे, पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन क्या फीचर्स है ये हम लोग देख लेंगे। पहला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से देखते हैं एकदम, और चीज याद कर। पहला बात, हमारे जीनोम में कितना मिलियन बेस पेयर है, वही जो हम लोग बोले कि 3.3 उसको यहाँ पे लिखा है 3164.7 मिलियन बेस पेयर। ओके, दोनों याद करना पड़ेगा। इसमें हर एक जीन में क्या मैंने बोला, एवरेज जीन के अंदर कितना बेसेस रहता है, बेसेस बात बोला, क्योंकि जीन 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 यहाँ पे पेयर नहीं आ रहा है, बेस 6000 हो गया। ठीक है, तो कितना बेस रहेगा, क्योंकि जीन में बेस पेयर नहीं रहेगा। जीन किसको बोलेंगे कि भाई ये डीएनए है, यहाँ पे ए टी जी सी जी, अब ए टी जी जी सी सी ऐसे करके जीन होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे तो बेस का बारे में बोला जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो कितना बेस है, 3000 बेस है। एवरेज मैंने बोला, ऐसा सब में नहीं होता है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ह्यूमन जीन जो सबसे बड़ा है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बेस पेयर है, वो कौन है, वो है डिस्ट्रोफिन। एक्स क्रोमोसोम में एक ये जीन मिलता है डिस्ट्रोफिन। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम में मिलता है। इसमें अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, मसल में दिक्कत होता है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रोफिन जीन लार्जेस्ट जीन है, याद रखना। कितना बेस पेयर है, कितना बेसेस है इसमें, 2.4 मिलियन बेस। ठीक है, मतलब लगभग 24 लाख बेस है, 3000 नहीं, 24 लाख। ठीक है, क्लियर है बात? उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड एट 20 से 25,000, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट 80,000 से 1.5 लाख। मतलब बोला गया कि हमारे बॉडी में जो जीन है कितना रहता है, 20 से 25,000। पहले साइंटिस्ट लोगों को लगता था कि और भी ज्यादा जीन है, 80,000 से 1,40,000 जीन रहता है पहले लगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 99.9% बेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल इंडिविजुअल। मेरे साथ तेरा, ठीक है, मेरे साथ एक अमेरिकन का, रशियन का, अफ्रीकन का, सबके बॉडी में 99.9% जीन सेम है। दिक्कत सिर्फ 0.1 है जहां पे अलग अलग है। उसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे। ओके, मतलब कि यूनिट चेंज उसी 0.1% वैसे होता है, यूनिट डिफरेंस।
ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला था, हमारे 98% डीएनए नॉन कोडिंग है, कोई प्रोटीन को कोड नहीं करता, सिर्फ 2% क्या करेगा, कोड करेगा। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, ये फालतू का चीज नहीं है। 98% स्टेबिलिटी को डीएनए को स्टेबल करता है, ठीक है, ताकि 2% खराब ना हो जाए। हाँ, रिपीटेड सीक्वेंस ऑल्सो कॉल्ड जंक डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए। 12 वालों यहां से हम लोग डीएनए देखेंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, repeated sequence make up a very large portion of human genome that do not have direct coding function but provide insight into chromosome structure and dynamics of evolution। मतलब हमारे बॉडी में ऐसा बहुत सारा रिपीटेड सीक्वेंस है। रिपीटेड सीक्वेंस मतलब सोच कि ATGC ATGC ये सब क्या हो रहा है, बार रिपीट हो रहा है। ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है ये हमारे बॉडी का, हमारे जो मैंने बोल रहा था ना कि हम लोग कहाँ पे अलग है, तो ये हमारे बॉडी का जीनोम को आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्प करता है। शायद ये सब कोड नहीं करता, ठीक है, कोडिंग पार्ट नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा, ये किस पे काम में देगा, हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेता है, डायनामिक्स किसका कितना अलग है उसमें पार्ट लेगा, और इवोल्यूशन स्टडी करने में बहुत काम में लेगा। कैसे हमारा जीन चेंज हुआ है, क्रोमोसोम चेंज हुआ है, ये सब हम लोग यहाँ से देखेंगे। ओके, मैंने बोला था क्रोमोसोम 1 में सबसे ज्यादा जीन रहता है 2968। कंफ्यूज मत होना, इसके डिस्ट्रोफिन पढ़े थे हम लोग इसके पहले। डिस्ट्रोफिन था लार्जेस्ट जीन, जिसमें क्या था, सबसे ज्यादा बेस था, 2.4 मिलियन बेसेस था, लार्जेस्ट जीन था डिस्ट्रोफिन। क्रोमोसोम 1 क्या है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम है जिसमें 2968 जीन मौजूद है। यहाँ पे बेस का बात नहीं हो रहा है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। वो लार्जेस्ट जीन था, वो एक्स क्रोमोसोम में था, ये लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, इस पे इतना जीन है। ठीक है, अगर बोलेगा कि सबसे कम जीन कहां पे मिलता है, हम लोग देखेंगे सबसे कम जीन मिलता है हमारा वाई क्रोमोसोम में। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम नहीं है, 21 क्रोमोसोम है। ठीक है, अच्छा, तो द स्मॉलेस्ट जीन, अब वाई क्रोमोसोम क्या था, वाई क्रोमोसोम में क्या है, सबसे कम नंबर, सबसे कम जीन मौजूद है, सिर्फ 231 जीन मौजूद है। उस 231 जीन में भी जो सबसे स्मॉलेस्ट है, मतलब पूरे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट जीन कौन सा है, हमारा TDF, जिसमें से 14 बेस पेयर है, 14 बेस पेयर। ठीक है, ये क्या करता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये जीन हमारे बॉडी में है, इसीलिए हम मेल है, जिसके बॉडी में नहीं है वो लोग क्या है, फीमेल। ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये वाला पॉइंट है, साइंटिस्ट ने देखा कि हमारे बॉडी में लगभग 1.4 मिलियन, 14 लाख ऐसा लोकेशन है जहां पे हम लोगों को SNP देखा जाता है, मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है। ये क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म? सोच, बिट्टू का क्या है, ATGC CGCA ऐसा रह रहा है। ठीक है, प्रियंका का क्या है, ATGC GGCA। ओके, दर्शिया क्या है, ATGC AGCA। कासिम का क्या है, ATGC TGCA। ठीक है, देख सिर्फ एक लोकेशन ऐसा है, सॉरी देख, सिर्फ एक लोकेशन ऐसा है जहां पे चारों डिफर कर रहा है। ठीक है, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड चारों में अलग है। ठीक है, ऐसा हमारे बॉडी में 1.4 मिलियन लोकेशन है, 14 लाख लोकेशन है जहां पे फर्क सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, प्रोनाउंस एज SNPs, इसको क्या बोलते हैं, SNPs बोलेंगे, स्नैपचैट नहीं दे लोग। ठीक है, स्नैप्स नहीं, तो क्या रहेगा, SNPs। कहां पे रहता है, ऑकर्स इन ह्यूमंस पे रहेगा। ठीक है, कितना, इतना लोकेशन में, 1.4 मिलियन लोकेशन। The single base DNA differs at a crucial for finding chromosomal location for disease as well as sequence and tracing human history। यही जो एक चेंज है, इसके लिए हम लोगों को क्या, ये हमें किसमें हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है क्रोमोसोम का लोकेशन में हेल्प करता है, डिजीज में हेल्प करता है। देख, एक चेंज होने से कितना बड़ा कांड हो गया, हम लोग देखे थे किसमें, बोल, सिकल सेल एनीमिया में देखे थे ना, सिर्फ एक चेंज हो गया, GAG की जगह GUG बन गया था mRNA में। ठीक है ना, तो वही क्या है,
वैसे अच्छा भी होता है, अच्छा भी होता है। हमारे बॉडी में एक जीन है CCR5 बोल के एक जीन है, उस जीन का अगर एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाएगा ना, अगर जिसका हो जाता है ना, वो HIV रेजिस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, अ सिंगल बेस पेयर चेंज इन हीमोग्लोबिन, ठीक है, यहाँ पे वो HB HB2 हुआ पे जीन कैन कॉज सिकल सेल एनीमिया HBS leading to sickle cell anemia. Similarly, a single base pair change in CCR5 gene confer the resistance to HIV. Okay? तो ये हो गया हमारा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा।